Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार प्यारे साथियों, आपका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कलाम एजुकेशन पॉइंट पर। तो साथियों, हम विद्युत क्षेत्र पढ़ रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट। उसके इस श्रृंखला में आज हम विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता की गणना करेंगे। तो अगर आपने हमारे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो विद्युत क्षेत्र की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पर सभी वीडियो देख लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा ताकि आप उनको भी इस ऑनलाइन कक्षा का लाभ मिल सके। तो इसमें मेरे को बढ़ाना है विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले मेरे को पता होना चाहिए विद्युत द्विध्रुव क्या है। आपने अगर पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसमें देख सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव होता क्या है। और इसमें आपको मैं यही बता देता हूँ कि विद्युत द्विध्रुव होता है कि भाई ऐसा निकाय है जिस पर बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं जो परस्पर क्या होते हैं, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो भाई मेरे को सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव लेना है, फिर उसकी निरक्षीय रेखा का पता होना चाहिए। तो भाई निरक्षीय रेखा क्या होगी, जो विद्युत द्विध्रुव की अक्ष रेखा होती है उसकी जो लंबवत रेखा होती है, मतलब कि जो 90 डिग्री पर लंबवत होती है, जो अक्ष की उस पर 90 डिग्री पर लंब होती है, वो होती है निरक्षीय रेखा। उस पर मेरे को किसी पॉइंट पर ज्ञात करना है। वो क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्लियर है बात कि मेरे को सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव का पता होना चाहिए कि भाई विद्युत द्विध्रुव होता क्या है। तो ये मैंने एक विद्युत द्विध्रुव ले लिया, ठीक है भैया। ये ले लिया प्लस क्यू आवेश, ये ए बिंदु पर, ये बी बिंदु पर ले लिया माइनस क्यू आवेश। बीच की दूरी मैंने बता दी 2 है। ये ओ बिंदु हो गया, इसका मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी होगी भैया ए, और यहाँ से यहाँ की ए। ये तो बात हुई विद्युत द्विध्रुव की केवल। अब बात है निरक्षीय रेखा की। तो मैंने बोला कि जो ओ बिंदु है उसके लंबवत होगी ये इसकी, जो मध्य बिंदु से, इसका मतलब यहाँ से जाऊँगा मैं यहाँ पे, और ये जो लंबवत है इसका मतलब यहाँ पे 90 डिग्री है साहब, 90 डिग्री है, और यहाँ पे भी 90 डिग्री है। ये बिंदु मान लिया मैंने P, ठीक है भैया, P मान लिया। इसकी जो दूरी मान ली मैंने R है, जो कि इस दूरी पे है। इस पर मेरे को इंटेंसिटी याद करनी है किसकी, विद्युत क्षेत्र की। तो भैया अब क्या होगा इस बिंदु पे, वही बात उस वीडियो में मैंने बताया था आपको, जब अक्ष की बात की कि प्लस क्यू आवेश के कारण E1 मानी मैंने, माइनस क्यू कारण E2 मानी, फिर दिशा बताई, फिर हमने उनका मान लिया। तो देखो इसके कारण प्लस क्यू आवेश के कारण मैंने माना कि P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है, E1 है। तो मैं बता देता हूँ। तो भाई ये P बिंदु है और ये होगी E1, ठीक है। इसी प्रकार B बिंदु पर जो माइनस क्यू इसके कारण है E2, तो ये E2 मैंने मान लिया यहाँ पे, ये E2। अब आपको पता होगा कि E1 हो गई बाहर, क्योंकि भाई प्लस क्यू का आवेश के कारण तो होती है बाहर, और माइनस क्यू के कारण क्या होती है अंदर। इसका मतलब इसकी जो दिशा होगी वो इधर होगी ना, E2। यह तो आपको क्लियर हो गया कि माइनस के अंदर की तरफ और प्लस से बाहर की तरफ। अब हमको बात करनी है, यहाँ पे देखो 2 हो गया और कोई पॉइंट है, ये 90 डिग्री हो गया। अब इस पॉइंट पे मेरे ज्ञात करनी, यहाँ पे एक तो E1 होगी, एक E2 होगी। अब देखो इस पे मैं घटक ले लेता हूँ, ये ठीक है, ये घटक ले लिया। अब आपको पता है ये मैंने मान लिया ये क्षैतिज घटक है और ये ऊर्ध्वाधर घटक है। इधर ये क्षैतिज ले लिया, इधर ये ऊर्ध्वाधर ले लिया। तो जब इसकी बात करता हूँ मैं, तो देखो E1 की बात करूँगा तो ये जो थीटा मान लिया मैंने, एक तो इधर का यहाँ पे है, इधर का यहाँ पे है। अब बताओ E1 है, इधर वाला कौन सा होगा भाई, आधार घटक है। आधार क्या होगा, कोस, और जो ऊर्ध्वाधर है वो क्या होगा, साइन। इसका मतलब ये हो गया E1 कोस थीटा, और ये क्या हो गया भैया E1 साइन थीटा। समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार अब मैं बात करूंगा E2 की। भाई E2 ये है, इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका आधार घटक। ये क्या हो गया, इसका ऊर्ध्वाधर घटक। तो ये हो गया E2 कोस थीटा और E2 साइन थीटा। एक बार फिर देख लीजिएगा, केवल मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये भूल जाइए आप। केवल और केवल ये रेखा ए से जा रही है E1 और इसकी बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये थीटा है और मेरे को पता है जिस पे थीटा होता है वो आधार हो गया, और ये आधार घटक है, ये ऊर्ध्वाधर घटक है। तो E1 कोस थीटा आधार के लिए और ऊर्ध्वाधर के लिए साइन। अब मैं बात करूँगा E2 के लिए, तो इस सब को भूल जाइएगा और केवल ये याद रखिएगा।
केवल। अब देखो थीटा है तो ये क्या हो गया कोस, और ये क्या हो गया साइन E2 के लिए, तो पता चल गया होगा। अब देखिए मैं लिखूंगा इसके बारे में कि माना AB क्या है मेरे पास में, एक विद्युत द्विध्रुव निकाय है, द्विध्रुव निकाय है, जिस पर प्लस माइनस q आवेश अल्प दूरी 2a पर उपस्थित है। अब देखो 2a पर उपस्थित है। अब मेरे को ये तो विद्युत द्विध्रुव के बारे में बता दिया, अब किस पे याद करना है, निरक्षीय रेखा पर। तो विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से लंबवत R दूरी पर, किस पे मेरे को याद करना, R दूरी पर बिंदु P पर याद करना है। वो क्या याद करना है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता याद करनी है। तो देखो विद्युत क्षेत्र तीव्रता बिंदु P पर प्लस q आवेश के कारण भी होगी और माइनस q आवेश के कारण भी होगी। तो प्लस q आवेश कारण के मैंने माना कि भाई प्लस q आवेश के कारण हम क्या है, आवेश के कारण E की जो तीव्रता है वो क्या है, तो भाई मैंने बताया E बराबर क्या होता है KQ/R²। अब देखो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको पता है ये APO या AOP त्रिभुज है और वो एक समकोण त्रिभुज है। भाई मेरे को ये दूरी चाहिए ना, पहले आप देखो ये मैंने मान ली E1 है और ये मान ली KQ/R² दूरी, और दूरी क्या है भैया AP है, AP²। अब बताओ AP का मान, AP का मान मेरे पास है क्या, नहीं है। किस प्रकार निकालूंगा, ये मेरे पास में एक समकोण त्रिभुज है, भाई समकोण ये भी है ये भी है, इसका मतलब पाइथागोरस प्रमेय से देखो भैया मेरे पास में आधार भी है लंब भी है, तो मैं कर्ण निकाल सकता हूँ। तो कर्ण क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और कर्ण निकालूंगा कर्ण बराबर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखो ये नहीं आएगा क्या भैया, R² प्लस A²। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार ये भी यही होगा पाइथागोरस प्रमेय से, ये तो बहुत छोटी क्लास की बात है, तो ये भी हो गया R² प्लस A²। अब E1 बराबर, तो E1 का मान क्या है मेरे पास में भाई AP², और AP² का मान क्या है ये, और दिशा क्या होगी A से P की ओर। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं R² प्लस A² का अंडर रूट और होल स्क्वायर, और दिशा A से P की ओर। इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण, तो माइनस Q आवेश के कारण मेरे को इंटेंसिटी ज्ञात करनी है। इंटेंसिटी होगी वो E2 होगी, और वो मान ली KQ/√R² प्लस A²। इसकी दिशा अलग होगी, अलग क्यों होगी ये भी देख लीजिएगा। भाई E2 है यानी P से B की ओर, PB की ओर दिशा लिखना जरूरी है। अब देखो आप दोनों सूत्रों को देखोगे E1 और E2 को, तो ये दोनों समीकरण बराबर है। भाई E1 और E2 क्या है, बराबर है, इसका मतलब दोनों का मान बराबर है। अब देखिए इस पे जो मैंने घटक लिया, अभी तक इनका काम ही नहीं हुआ, भाई घटक लिया है कुछ तो कुछ इनका वैल्यू होगी। आपको जब मैंने ये घटक बताया तो देखो E1 sin थीटा E2 sin थीटा है। अब इन दोनों समीकरण से सिद्ध होता है कि भाई समीकरण 1 और 2 क्या कह रहे हैं कि भाई समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट होता है कि ये क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये और ये बराबर है, तो E1 बराबर क्या हो गया E2। भाई ये तो क्लियर हो गया ना, समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, ये तो क्लियर हो गया मेरे पास। इसका मतलब ये E1 sin थीटा है जो E2 sin थीटा है बराबर होगा, भाई होगा ना, क्योंकि E1 बराबर है E2, इसका मतलब ये और ये बराबर है, और ये दोनों बराबर है एक ही डायरेक्शन में विपरीत दिशा में, मतलब एक रेखा पर विपरीत दिशा में, एक तो ऊपर की ओर है एक नीचे की ओर। देखो E1 sin थीटा ऊपर E2 sin थीटा नीचे, और E1 बराबर क्या है E2 है। इसका मतलब ये दोनों के मान क्या हो गए, समान होंगे, और क्या है विपरीत स्थिति में, यानी एक तो ऊपर है एक नीचे, इसका मतलब निरस्त नहीं होंगे क्या। तो घटक से सिद्ध होता है कि जो ऊर्ध्वाधर घटक है E1 sin थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक E1 sin थीटा व E2
साइन थीटा परिमाण में बराबर है, लेकिन दिशा में क्या है, विपरीत। अतः ये है दोनों निरस्त हो जाते हैं। भाई इसका मान E1 साइन थीटा है, ये ऊपर है, ये E2 साइन थीटा इसके नीचे हैं, दोनों एक ही रेखा पर हैं और दोनों E1 बराबर E2 है। इसका मतलब E1 साइन थीटा बराबर E2 साइन थीटा, ये हो गया। इसका मतलब ये दोनों विपरीत दिशा में, फिर कैंसिल हो गए। अब जो क्षैतिज घटक है, क्षैतिज घटक देखो, क्षैतिज घटक देखो, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक दिशा में, इसका मतलब एक दिशा में दोनों का योग नहीं होगा क्या? इसमें देखो माइनस कर दिया तो जीरो हो गया, और इसमें क्या होगा, प्लस नहीं होगा। तो जो घटक E1 cos थीटा प्लस E2, ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप कि क्षैतिज घटक, परंतु क्षैतिज घटक एक ही दिशा में होने के कारण इनका योग हो जाता है। देखो योग हो जाएगा। तो बताओ, ये तो हो गया कैंसल, बचा क्या? तो परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता ये जो ऊर्ध्वाधर वाला घटक था वो तो खत्म हो गई, केवल और केवल क्षैतिज घटक की बात रही। तो क्षैतिज घटक की बात रही तो मैंने माना E है टोटल, और ये क्या होगी, E1 cos थीटा और जुड़ गई, ये भाई दोनों के क्या हो गया, योग हो गया। तो योग एक तो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा का होगा। अब बताओ, मैंने बताया कि भाई E1 बराबर क्या है, E2 है। तो बताओ ये इस प्रकार नहीं होगा क्या, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा। तो इसको मैं ये नहीं लिख सकता क्या कि E1 बराबर 2E1 cos थीटा। अब देखो समीकरण 1 और 2 तो क्या है, बराबर है, तो मैं इसमें मान रख सकता हूँ क्या, भाई E1 का मान रख दूँ और फिर मेरे को मान निकालना है। अक्स के कारण आई E बराबर 2 kp/r³। इस पे क्या आती है, देखो E का मान, E1 का मान मैं समीकरण 1 से रख देता हूँ, तो मेरे पास में क्या मान प्राप्त होगा, तो E बराबर 2 × E1 क्या है भाई, KQ/, देखो रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट। भाई ये रूट है, 1/2 पावर है और 2 है, तो क्या हो गया, पावर 1। तो केवल और केवल क्या बचा मेरे पास में, r² प्लस a²। अब cos थीटा, ये बात है, cos थीटा क्या है भाई, cos थीटा घटाना है मेरे को। cos थीटा होता है क्या है भाई, cos थीटा है क्या, cos थीटा होता है क्या है भाई, आधार बट्टा कर्ण, और आधार क्या है भाई, आधार क्या है a, और कर्ण आया मेरे पास ये। तो cos थीटा बराबर मेरे पास में हो गया a/√r² प्लस, ये नहीं हुआ क्या, वो भी मान रख दो। तो भाई cos थीटा का मान क्या हुआ, a/√r² प्लस a²। मैंने उसमें भी बताया था कि जो a दूरी है वही 2a भी अल्प दूरी है, और 2a से आधी क्या होगी, a, वो भी कम होगी। इसका मतलब ये बहुत अल्प दूरी है। इसका मतलब ये है कि जो r है ये बहुत बड़ा है a से। इसका मतलब a लगभग मैं 0 के मान सकता हूँ। तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो केवल क्या बचा, r²। में रूट है तो बाहर आएगा, तो क्या हो गया r। तो देखो E बराबर 2KQ, और ये हो गया a/, देखो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यहाँ पे क्या बचा, केवल r² और अंडर रूट। तो r² और r क्या हो गया, r³। तो मेरे पास में ये समीकरण बचा। इस समीकरण को देखो, E = अब बात आती है विद्युत द्विध्रुव की। मेरे को विद्युत द्विध्रुव लेके आना है, मतलब P लेके आना है। तो P बराबर क्या होता है मेरे पास में, आपको ये भी पता होगा भाई, P बराबर होता है Q2A। देखो Q है और 2 भी दिख रहा है, A भी दिख रहा है, तो इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ क्या, KQ2A/r³ लिख सकता हूँ। तो देखो 2 को मैंने यहाँ पे लिख दिया Q2A/r³। अब Q2A क्या होता है, P नहीं होता है क्या, द्विध्रुव। तो बताओ E = क्या हो गया मेरे पास में, KP/r³, ये हो गया। तो जो समीकरण ये आया मेरे पास में, समीकरण नंबर 3, ये समीकरण नंबर 3 जो मेरे पास में आया, ये है
विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष रेखा के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताता है। अब ग्राफ की बात है तो E समानुपात क्या हो गया 1/r³। तो ये E हो गया इधर और R हो गया इधर, तो ये ग्राफ हो गया। तो हमने इस वीडियो में देखा कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमने विद्युत द्विध्रुव लिया। फिर उसके बाद में क्या किया कि O से R दूरी पर ज्ञात करने के लिए मैं पेपर 2 बताई, एक E1 बताई, एक E2 बताई, प्लस Q आवेश के कारण बताई E1 और माइनस Q आवेश के कारण क्या बताई E2। फिर मैंने क्या करा, जब मैंने देखा कि भाई दोनों का मान क्या है बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ E1 बराबर हो गया E2। फिर मैंने जो घटक लिए उससे मेरे को साफ साफ दिखा कि भाई E1 बराबर E2 है, इस कारण से जो E1 sin थीटा है वो बराबर हो गया E2 sin थीटा के। इसका मतलब जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो परिमाण में तो बराबर है लेकिन दिशा में क्या है, विपरीत है, जिस कारण क्या हो गया, वो निरस्त हो गए। लेकिन अब क्या बचा, क्षैतिज घटक। और क्षैतिज घटक जो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा है वो दोनों एक ही दिशा में है। एक दिशा में होने के कारण क्या हो गया, इनका योग हो गया। फिर मैंने जो परिणामी तीव्रता मानी E बराबर आया मेरे पास में E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा आया तो E1 बराबर मैंने बताया E2, तो E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा, तो मेरे पास में क्या आ गया 2E1 cos थीटा। E1 का मान मैंने निकाला KQ अपॉन √r² प्लस a² का होल स्क्वायर। रूट से रूट गया तो भाई रूट से स्क्वायर हो गया तो r² प्लस a²। तो मैंने देखा कि भाई 2 आ गया मेरे पास में। फिर आया KQ अपॉन r² प्लस a²। cos थीटा का मान, तो cos थीटा का होता है आधार बटा खंड, आधार मैंने लिया a और अपॉन में √r² प्लस a², इसका मान रखा। फिर मैंने बताया कि जो a का मान है वो बहुत छोटा है r की तुलना में, क्योंकि 2a दूरी है वो भी अल्प है और उसकी आधी होगी a। फिर मैंने वो मान रख दिया। फिर मैंने 2 को a के साथ रखा, फिर मैंने p का मान रख दिया तो 2kp kp अपॉन r³ आया। फिर मैंने इसका ग्राफ बता दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा, और आगे भी हमारे वीडियो आते रहेंगे। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि उनका भला हो सके। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.